हमने पीछे बात किया कार्टाजीना प्रोटोकॉल की, और अब आगे देखेंगे कि इस कार्टाजीना प्रोटोकॉल से संबंधित एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल लाया गया, यानी इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया जाता है जिसे हम नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नागोया जापान का एक शहर है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। इन दो जगहों पर बात विचार विमर्श किया गया लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में, तो वो और कौन सी बात थी, वही सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में बात की गई। वो और जो बात की गई एलएमओ से संबंधित वो यह थी कि जो पर्यावरण को या जो जैव विविधता को क्षति होगी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके संदर्भ में दायित्व तय किया गया। उसकी प्रतिक्रिया में उसको ठीक करने के लिए क्या प्रतिक्रियात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, उसे इस नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के रूप में बात की जाती है कि अगर एलएमओ से कोई खतरे पैदा होंगे तो इस तरह से यह लाइबिलिटी और रिट्रेस की बात करता है, लाइबिलिटी एंड रिट्रेस की बात करता है। अगला हम अलग से एक नागोया प्रोटोकॉल देखेंगे कि जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर के ये किस चीज़ के एक्सेस की बात करता है, किस चीज़ की बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, तो ये हम बात करता है आनुवंशिक संसाधनों के द्वारा जो कुछ भी लाभ उठाया जाता है उसके लाभों के बंटवारे की। अब देखो, हमने एक उदाहरण के द्वारा ये समझा था कि जैसे किसी देश में कोई पौधा है, जैसे हमने उदाहरण लिया कि भारत में तुलसी का पौधा है, लेकिन उससे दवा बनाने की तकनीकी हमारे पास नहीं है, तो हम किसी अन्य देश के साथ समझौता करेंगे तो वह यहाँ पर आकर के उस तकनीकी से किसी विशेष बीमारी की दवा बनाता है, तो उसके जो लाभ होंगे वो कैसे इन दोनों देशों के बीच बांटे जाएंगे, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको कहा गया, इसको रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल लाया गया उसको कहा गया नागोया प्रोटोकॉल, उसे कहा गया नागोया प्रोटोकॉल। तो इस नागोया प्रोटोकॉल में केवल नागोया कार्टाजीना नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल वो अलग था, वो एलएमओ के द्वारा खतरों को रेड्रेस करने के लिए, लाइबिलिटी के लिए था। लेकिन यहाँ पर केवल नागोया प्रोटोकॉल की बात की गई एबीएस को लेकर के, एक्सेस यानी जो आनुवंशिक संसाधन है उन तक पहुँच, और इनके द्वारा जो कुछ भी लाभ लिया गया उनकी कैसे समानता के साथ या समान रूप से कैसे उनका बंटवारा हो, और निष्पक्ष रूप से कैसे उनका बंटवारा हो, इस पर बात करता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल एबीएस, संक्षेप में हम एबीएस। तो यहाँ हमें दो चीज़ें याद रखना होगा, जब हम एलएमओ की बात करेंगे तो इसका संबंध कार्टाजीना प्रोटोकॉल से है, जब हम एबीएस की बात करेंगे तो इसका संबंध नागोया प्रोटोकॉल से है। ये हमें शॉर्ट फॉर्म में याद रखना होगा। आगे हम देखें तो ये नागोया प्रोटोकॉल लाया गया 2010 में और रेटिफाई किया गया 2014 में। और जब हम याद करिए आप लोग कि पीछे हमने सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रमुख लक्ष्यों की बात किए थे, जिसमें से एक लक्ष्य था कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, दूसरा था कि जैव विविधता के सभी घटकों से लाभ की बात की गई थी, तीसरा हमने बात किया था इसी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का। इसी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को लेकर के यह नागोया प्रोटोकॉल लाया गया कि कैसे कैसे इनसे एक्सेस यानी आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे क्या लाभ होंगे। अब देखो कि ये नागोया प्रोटोकॉल कुछ दायित्वों की बात करता है, ऑब्लिगेशंस की बात करता है, कि जिम्मेदारियों की बात करता है। जैसे यह मुख्य रूप से 3 तरह की जिम्मेदारियों की बात करता है। एक तो एक्सेस ऑब्लिगेशंस, यानी किसी देश में जब हम जाएंगे वहाँ के संसाधनों की तक, आनुवंशिक संसाधनों यानी कि वहाँ के जीव जंतु पेड़ पौधों के द्वारा लाभ लेने की बात करेंगे, तो उसके संदर्भ में हमारे कुछ दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, हम उनकी बात करेंगे। उनसे जो लाभ होगा उनके बंटवारे के संदर्भ में हमारे कुछ दायित्व होंगे। और तीसरा अनुपालन दायित्व, यानी कि जो इसके संदर्भ में जो प्रक्रियाएं तय की गई हैं, जो नियम कानून बना है,
उनको हम किस तरह से फॉलो करेंगे, इस संदर्भ में भी हमारे दायित्व तय किए गए हैं। तो हम पहले एक्सेस ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, यानी आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच की बात करेंगे। कहाँ पहुंच की बात करेंगे? डोमेस्टिक लेवल पर उनकी पहुंच, किसी भी देश के घरेलू स्तर पर कोई एक बाहरी व्यक्ति जाता है, आनुवंशिक संसाधनों तक कैसे अपनी पहुंच बनाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारे इस संदर्भ में हमारे नियम हों, हमारे कानून हों, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि दो देशों के बीच इसे लेकर के कोई टकराव ना हो, कि घरेलू स्तर पर जो भी कानून बने हैं उनमें बड़ी क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो। दूसरा कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात की जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही यह बता दिया जाए कि हम किन किन बातों पर सहमत होंगे, पहले से सहमति तय कर ली जाए, तथा म्यूचुअली एग्रीड टर्म की बात कर ली जाए कि हम सब आपस में मिलजुल करके कुछ शर्तों को तय कर लें कि किन आधार पर हम एक्सेस करेंगे, उन संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, कैसे उन्हें प्राप्त करेंगे। तीसरा कि जब संसाधनों तक, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु जिनसे भी लाभ लेना है, उन तक जब पहुंच की अनुमति दी जाएगी तो एक अनुमति पत्र जारी करने की भी बात की जाएगी कि जिसमें चीज़ें स्पष्ट हों, कोई दुविधा न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाएगा कि उनका सतत उपयोग हो, यह नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लिया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन संसाधनों का उपयोग ना कर पाएँ। इसके लिए रिसर्चेस को बढ़ावा देने की बात की गई, नियम और शर्तों को तय करने की बात की गई। आगे इसको लेकर के और भी बात स्पष्ट की गई कि हम संसाधनों तक पहुंच इस तरह से बनाएंगे, उनका जब संसाधनों तक पहुंच की बात होगी तो इसका मतलब उनके उपयोग करने की बात हो रही है। तो खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे कि खाद्य सुरक्षा को खतरा ना पहुँचे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधे हों, इनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब दायित्वों की बात जो की जाती है, ये एक्सेस ऑब्लिगेशंस हैं। दूसरा, जब हम लाभांश के वितरण के संदर्भ में दायित्व की बात करते हैं, जो आनुवंशिक संसाधन है, इनसे कुछ भी लाभ लेना है। अब हमारे देश का संसाधन है, तकनीकी किसी दूसरे देश की है, उस तकनीकी और पैसे के प्रयोग से हमने कुछ लाभकारी उपाय किया, तो अब इनके बंटवारे की बात की गई। तो जो बंटवारे की बात की गई, तो कैसे इनका बंटवारा हो, ये हमें समझना है। तो इसमें हमें यह देखना होगा कि रॉयल्टी कैसे दी जाए, किसको कैसे दी जाए, यह सब पहले से तय की गई शर्तों के आधार पर होगा। जो शोध के परिणाम आएंगे वह किस तरह से साझा किए जाएंगे, किस मात्रा में एक दूसरे को उसका लाभ दिया जाएगा, यह सब बेनिफिट शेयरिंग के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस की, अनुपालन दायित्वों की। तो जब हम अनुपालन दायित्वों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह नागोया प्रोटोकॉल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इनोवेशन था, जिसमें अनुपालन दायित्वों पर भी ध्यान दिया गया कि कैसे कैसे हम ABS से संबंधित जो नियम कानून है उनका अनुपालन करेंगे। जैसे किसी भी देश का जो घरेलू कानून होगा, या वहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले देशों के बीच जो रेगुलेशन की आवश्यकताएं होंगी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि घरेलू कानूनों का भी उल्लंघन ना हो, विनियामक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इसको लेकर के दो देशों के बीच जो समझौते हो रहे हैं उसके संदर्भ में अनुपालन के दायित्वों को बनाया गया, सुनिश्चित किया गया। यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जब हम अनुपालन दायित्व की बात करते हैं, यानी जो हमने नियम है, कानून जो बनाया, उसके अनुपालन की बात करेंगे, तो उसके संदर्भ में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की जाती है। हम पहले से ही अपने नियम, अपनी शर्तें तय करके रखेंगे, जिससे कि लाभ के बंटवारे के समय कोई भी झगड़े ना हों। अगर इन मान लो कि 2, 3, 4 देश मिल कर के कोई समझौता करते हैं, तो अनुबंधित पक्ष जितने भी हैं उनमें से किसी एक ने विवाद खड़ा किया, तो इन सब मामले में सब सहयोग
से इस विवाद का निपटारा करेंगे। तो विवादों का समाधान पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाएगा या इसके लिए एक कोई पहले से तय किया गया कानूनी तंत्र होगा जिसके द्वारा विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो इसको लेकर के बड़े स्पष्ट नियम इस नागोया प्रोटोकॉल में बनाए गए। अब जैसे देखो, एक बात की गई कि कोई देश दूसरे देश में जाता है, उस देश में वहाँ के आनुवंशिक संसाधनों से कोई निर्माण करता है जिसका लाभ दोनों में बांटना है। तो किसी भी स्तर पर, चाहे वो रिसर्च के स्तर पर हो, चाहे डेवलपमेंट के स्तर पर हो, चाहे उसकी कमर्शियलाइजेशन से पहले या कमर्शियलाइजेशन के बाद, किसी भी स्तर पर उस देश के द्वारा किसी भी दूसरे देश को छोड़ने से पहले किसी भी स्तर पर विनियमन से संबंधित कोई भी झगड़े की बात आती है तो उससे निपटने के लिए यह तंत्र प्रदान करता है। इसमें इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर अगर दुविधा होती है तो उसे लेकर के क्लैरिटी कर ली जाए। नागोया प्रोटोकॉल में जो अन्य बात की गई उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को महत्व दिया गया कि और इसके साथ साथ स्थानीय तथा जो देसी समुदाय हैं, किसी जंगल में रहने वाले लोग, किसी पर्वत पर रहने वाले लोग, मरुस्थल पर रहने वाले लोग, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की भी बात इसमें की गई है कि जब दूसरे देश के द्वारा वहाँ के आनुवंशिक संसाधनों के दोहन की बात की जाए तो उनके अधिकारों को भी संरक्षित रखा जाए। हम अब आगे देखते हैं तो जैव विविधता के संदर्भ में कैसे इनको संरक्षित किया जाए। हमने कुछ टारगेट तय किया। इसकी शुरुआत तो हो जाती है CBD के छठे कन्वेंशन से ही। तब इसमें तय किया गया था कि 2010 तक जैव विविधता में हम कमी लाएंगे और वो भी जैव विविधता के जितने भी क्षेत्र होंगे, चाहे वैश्विक स्तर पर हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ था। तो हमने इसी नागोया में ही आइची नामक एक प्रांत है नागोया में, आइची प्रांत के नाम पर ही हमने कुछ टारगेट तय किए जिसे हम आइची लक्ष्य कहते हैं या आइची टारगेट कहते हैं। ये CBD की 10वीं मीटिंग थी जो 2010 में नागोया में हुई और इसी 10वीं मीटिंग में ही आइची लक्ष्यों की बात की। हमने पीछे देखा था कि 2010 में ही नागोया में ही ABS की बात की थी, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात की थी। 2010 में नागोया में ही हमने आइची लक्ष्यों को बनाया, लेकिन इस टारगेट का नाम उस प्रांत के नाम पर रखा गया, आइची। तो ये कौन से लक्ष्य थे? जब इन लक्ष्यों की बात की जाती है तो 2011 से 2020 तक पूरे एक दशक के लिए जैव विविधता को बचाने के लिए क्या क्या किया जाए इस संदर्भ में बात की गई। इस संदर्भ में बहुत सारे स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक लक्ष्य बनाए गए जिन्हें हम ABCD के रूप में आगे देखेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये देखना है कि इसमें कुल मिलाकर के 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए गए और इसके पक्षकार देशों को यह छूट दी गई कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से आप अपने अपने हिसाब से तय कर लीजिए, अपने टारगेट तय करिए कि आप इनमें से क्या क्या काम करेंगे। तो भारत ने इस संदर्भ में 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किया। इसको लेकर के भारत जैव विविधता के संदर्भ में अपना काम कर रहा है। अब हम इसके जो ये रणनीतिक लक्ष्य थे जिन्हें 4 भागों में 5 भागों में हम बांट करके देखते हैं। तो पहले स्तर पर इसमें बात की गई कि ये गवर्नमेंट और सोसाइटी, सरकार और समाज के स्तर पर जागरूकता लाने की बात करता है कि जैव विविधता के मूल्यों को वहाँ की सरकारें पहचानें और वहाँ का समाज पहचाने। तो जो विकास की योजनाएं बनेंगी, जो नीतियाँ बनेंगी, उसमें इनको लागू किया जाएगा। दूसरे स्तर पर जब हम ये बात करते हैं, लक्ष्यों की बात करते हैं, तो जो जैव विविधता के उन क्षेत्रों पर जहाँ पर सीधे सीधे तनाव है, सीधे सीधे दबाव है, उनके संरक्षण की बात की जाती है। तो हम इसमें आवासों के संरक्षण की बात करेंगे कि आवासों के विखंडन से सबसे ज़्यादा जैव विविधता का ह्रास होता है, तो हम आवासों को बचाएंगे। या फिर समुद्री जलीय जीवों को बचाने के लिए उनके हैबिटेट को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, आर्द्र भूमियों को बचाएंगे, तो ओवरफिशिंग को रोकेंगे। तो सीधे सीधे डायरेक्ट कार्रवाई की बात दूसरे स्तर पर की जाती है। और क्या बात की गई, किस रणनीति की बात की गई इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए?
तो इसमें हमने देखा कि कहा गया कि हम इकोसिस्टम को बचाएं, हम प्रजातियों को बचाएं, हम जेनेटिक यानी आनुवंशिक विविधता को बचाएं। कैसे बचाएं कि बायोडाइवर्सिटी के स्टेटस को, स्तर को, जैव विविधता के स्तर को बचाने के लिए प्रजातीय स्तर पर ध्यान दें, पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर ध्यान दें और आनुवंशिक यानी सभी स्तरों पर कार्रवाई की बात की गई। फिर हमने आगे हमने देखा कि जैव विविधता के लाभों की तरफ बात की गई। तो जब हम किसी भी चीज़ के लाभ की बात करेंगे तो उसके संरक्षण की तरफ ध्यान जाएगा। तो इसके कौन कौन से लाभ होंगे? तो उन कई तरह के लाभ हैं, लेकिन उसमें जिस लाभ पर फोकस किया गया वो इकोसिस्टम सर्विसेज थी, यानी पारिस्थितिकी सेवाएं। अब जैव विविधता की कितनी सारी पारिस्थितिकी सेवाएं हैं कि ये खाद्य श्रृंखला को बनाए रखता है, और जैव विविधता से हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण होता है। जैव विविधता से हम देखेंगे कि अगर बड़े जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र वो संतुलित है तो उससे मनुष्यों को कितना लाभ है। हम उससे हमारे यहाँ जो जल चक्र है, हमारे यहाँ जो बरसात है, उन सब का एक क्रम बना रहेगा। तो इसकी अपनी सबको ऑक्सीजन मिलेगी, साफ हवा मिलेगी। तो पारिस्थितिकी सेवाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ तय करने की बात की गई। ठीक इसी तरह से कहा गया कि हम ऐसी योजना बनाएं जैव विविधता के संरक्षण की जो पार्टिसिपेटरी हो, ऐसी नीतियाँ बनाएं कि लोगों को उसमें शामिल करें, हम लोगों के नॉलेज को बढ़ाएं, हम लोगों में क्षमता निर्माण करें कि लोग यह समझ पाएं कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। तो इन 3-4 रणनीतियों के आधार पर हमने जो लक्ष्य बनाए वो कुल 20 लक्ष्य थे। फिर देशों ने अलग अलग लक्ष्य बनाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लक्ष्यों में से 2020 का यूएन का आकलन का रिपोर्ट आया, कोई भी देश इन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर जैव विविधता को बचाने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा 2020 के आगे की रणनीति क्या हो। जब हम 2020 के आगे की रणनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS का COP 13 हुआ था, यह यूनिट के तहत। इसमें एक बार चर्चा किया गया कि आखिर जैव विविधता को बचाना है तो आगे की क्या बात की जाए। तो इसमें जब बात की गई तो यहीं पर एक नए फ्रेमवर्क की बात की गई कि अब तो नागोया का जो लक्ष्य था, कार्टाजीना का जो लक्ष्य था, या हम कहें आईची का जो लक्ष्य था, इन सब पर हम खरे नहीं उतर रहे थे। तो आगे क्या किया जाए? तो आगे के लिए सन 2030 तक के लिए ऐसे 4 बड़े लक्ष्य, और उन 4 बड़े लक्ष्यों को 23 उद्देश्यों में बांटा गया, और जिसे कहा गया जैव विविधता फ्रेमवर्क, या कहें वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। तो इसे GBF आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जाए कि जैव विविधता के 2030 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। शुरुआत इसकी CMS के COP 13 में हो गई थी, लेकिन जैव विविधता का जो COP 15 हुआ, हमने पीछे कहा था कि हम COP 15 की बात करेंगे, जिसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस का नाम से जाना जाता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जैव विविधता का। कुनमिंग एक शहर है चीन का, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का। यह बैठक 2 भागों में हुई। पहली बैठक कुनमिंग चीन में हुई थी, दूसरी मॉन्ट्रियल में हुई थी। तो इस तरह से यह एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करता है। इसके क्या क्या उद्देश्य तय किए गए? तो इसमें कहा गया कि 13-30 समझौता, इसका मतलब यह है कि 2030 तक हम 30% जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से संरक्षित कर लेंगे, यानी जो नष्ट हुए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उसके 30% भाग के पुनः संरक्षण की बात की गई। 2050 तक कहा गया कि सभी प्रजातियों के विलुप्त होने की जो दर है उसमें हम कम से कम 10 गुना कमी ले आएंगे।
2030 तक कीटनाशकों का जो जोखिम है कि कीटनाशकों का इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव है कि प्रदूषण तो होता ही है, दूसरा जैव विविधता को भी ह्रास होता है। तो इन कीटनाशकों के प्रयोग में 50% तक की कमी लाने की बात की गई है। ठीक इसी तरह से और आगे इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक जो हमारा उपभोग है और हमारा जो पर्यावरण पर दबाव है, जिसे हम ग्लोबल फुटप्रिंट के नाम से कहते हैं, इनको कम करना। इनको कैसे कम करेंगे कि हम अपशिष्ट उत्पादन को कम कर दें, हम अत्यधिक उपभोग को कम कर दें, हम भोजन की बर्बादी को कम कर दें। तो 2030 तक हमारा जो पर्यावरण पर दबाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जैव विविधता पर दबाव कम हो जाएगा। हम हरे भरे शहरों की बात इसमें करते हैं, हम जलीय कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, इन सब के सतत उपयोग की बात ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में करते हैं। भारत का इसमें जो पक्ष है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत अलग से जैव विविधता पर बात तो करता ही है, साथ ही साथ भारत का जो एजेंडा है वो पर्यावरण में 2-3 मुद्दों को लेकर के एक विशेष दृष्टिकोण रखता है। जैसे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जैव विविधता के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में भारत वैश्विक मंचों पर यह बात उठाता है कि एक कोष बनाया जाए कि विकसित देशों के द्वारा जो पूर्व में औद्योगिक युग के समय जो विकास का कार्य किया गया, उससे ही जैव विविधता को भी सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचा, उससे ही जलवायु परिवर्तन को भी एक कारण मिला। तो भारत ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पूछा भी जा सकता है क्या है, तो यह एक कोष है, यह एक फंड है जहाँ पैसे रखने का प्रावधान है। पैसे कहाँ से आएंगे, तो विकसित देश भी योगदान करेंगे, विकासशील देश भी योगदान करेंगे, लेकिन यह विकसित देशों का योगदान ज़्यादा होगा। तो यह UNFCCC समेत बहुत सारे कन्वेंशन को शामिल करती है कि जहाँ से इसमें वित्त आने की बात की जाती है। भारत कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि लक्ष्य जो तय किए जाएँ, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए विभिन्न गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की हो, चाहे वो जैव विविधता के लिए जो नियम कानून बने इनके अनुपालन के जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने की बात हो, इनके संदर्भ में भारत कहता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कि सबके लक्ष्य तो एक हों, लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा लक्ष्य दिए जाएं, और जो कम जिम्मेदार हैं यानी जो विकासशील देश हैं, जहाँ ग्लोबल साउथ की बात की जाती है, उनकी जिम्मेदारी को कम रखा जाए। भारत इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करता है कि तकनीकी का हस्तांतरण किया जाए विकासशील देशों को, ताकि वे इस संदर्भ में काम कर सकें। तो दोस्तों, हमने आज अपने इस वीडियो में जो देखा वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को देखा, जो 1992 के रियो अर्थ समिट में डिस्कस की गई, 1993 में लागू हुई। भारत 1994 से इसका सदस्य है, इस संधि का एक पक्षकार है इस कन्वेंशन का। 2010 में हमने जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया। दशक को 11 से 20 के दशक को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया। हमने आगे देखा कि इसी के तहत कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया, इसी के तहत नागोया प्रोटोकॉल लाया गया। कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बायोसेफ्टी से है। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके लाभों के वितरण की है। हम नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही विभिन्न दायित्वों की भी बात करते हैं। हमने आगे जैव विविधता के लक्ष्यों की बात की, Aichi लक्ष्य की बात हमने किया। फिर आगे हमने 2030 तक के लिए जैव विविधता को बचाने की क्या रणनीति है, जो COP15 हुआ, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें किन किन बातों की भी किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की गई, हमने आज ये सब समझा। आगे आने वाले हम अपने लेक्चर में बॉर्न कन्वेंशन, साइट्स, इन सब पर बात करेंगे।